शहर के एक आलीशान बंगले के बाहर नेम प्लेट पर लिखा था, सेवानिवृत्त शिक्षक राम शरण त्रिपाठी। अंदर की शांति को अक्सर उनकी बहू कविता की तीखी आवाज़ें भंग कर देती थी। राम शरण जी के पास अपना खुद का घर था और एक अच्छी पेंशन भी। उनका बेटा विकास एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ऊंचे पद पर था। घर में सब कुछ था, बस कमी थी तो प्रेम और सम्मान की। एक दिन सुबह नाश्ते की मेज़ पर कविता ने प्लेट जोर से पटकते हुए कहा, बाबूजी, मैंने कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह पूजा की घंटी मत बजाया कीजिए। बच्चों की नींद खराब होती है और फिर वे स्कूल में चिड़चिड़े रहते हैं। राम शरण जी ने धीरे से कहा, बेटा, बस 5 मिनट की तो बात होती है। भगवान का नाम लेने से मन को शांति, मंदिर जाकर ढूंढिए, घर को धर्मशाला मत बनाइए। विकास ने बीच में ही टोका, और हाँ, कल मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर डिनर पर आ रहे हैं। आप और अम्मा अपने कमरे में ही रहिएगा। आपके पुराने ढर्रे की बातें सुनकर वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। राम शरण जी की पत्नी सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस गर्दन झुका ली। दिन बीतते गए और अपमान की सीमाएं लांघ दी गईं। अब उन्हें खाने में बचा खुचा भोजन दिया जाने लगा। एक दिन जब राम शरण जी का पोता चिराग उनके पास आकर कहानी सुनने लगा तो कविता ने उसे झिड़क कर खींच दिया। इनके पास मत बैठो, पुराने विचारों की धूल तुम्हारे दिमाग में भी भर जाएगी। हद तो तब हो गई जब विकास ने एक शाम कागजात मेज पर रखते हुए कहा, बाबूजी, यह घर मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दीजिए। मुझे बिजनेस लोन लेना है। वैसे भी आपको बाद में यह मेरा ही है। राम शरण जी ने शांत स्वर में पूछा, और अगर मैं मना कर दूं तो फिर इस घर की छत आपके नसीब में नहीं होगी। याद रखिए, आपकी दवाइयों और खाने का खर्च मैं उठा रहा हूँ। विकास ने धमकी भरे लहजे में कहा। राम शरण जी समझ गए कि अब चुप रहना अपनी आत्मा को मारने जैसा है। उन्होंने उस रात सावित्री देवी से बात की और अगले दिन सुबह चुपचाप अपने वकील मित्र के पास गए। 2 दिन बाद जब विकास और कविता पार्टी की तैयारी कर रहे थे, तभी दरवाजे पर एक नोटिस आया। विकास ने उसे पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक इवेक्शन नोटिस था। राम शरण जी बाहर आए और बोले, विकास, तुमने कहा था कि तुम मेरा खर्च उठा रहे हो, लेकिन शायद तुम भूल गए कि यह घर मेरी गाढ़ी कमाई का है। तुम्हारी पढ़ाई से लेकर तुम्हारी शादी तक का खर्च मैंने अपनी जेब से भरा है। राम शरण जी ने आगे कहा, मैंने फैसला किया है कि यह घर अब एक साझा आवास बनेगा। मेरी पेंशन इतनी है कि मैं और सावित्री ठाठ से रह सकते हैं। तुम दोनों के पास 15 दिन हैं अपना इंतजाम करने के लिए। कविता चिल्लाई, आप हमें घर से निकालेंगे? लोग क्या कहेंगे? राम शरण जी मुस्कुराए, वही कहेंगे जो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर कहते कि त्रिपाठी जी ने अंततः अपने स्वाभिमान को चुन लिया। अब मैं किसी का बोझ नहीं बल्कि अपने घर का मालिक बनकर जीऊंगा। विकास और कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राम शरण जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया, इस बार नफरत के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए। राम शरण जी के उस कड़े फैसले के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। विकास और कविता को लगा था कि बाबूजी हमेशा
की तरह भावुक होकर पिघल जाएंगे। लेकिन इस बार उनकी आंखों में जो चमक थी वह ममता की नहीं बल्कि एक टूटे हुए स्वाभिमान की आग थी। अगले 2 हफ्तों तक घर में भारी सन्नाटा रहा। विकास ने कई बार कोशिश की कि वह माँ के जरिए बाबूजी को मना ले। वह सावित्री जी के पास जाकर बोला, अम्मा देखो ना बाबूजी क्या कर रहे हैं, छोटे से पोते को इस उम्र में बेघर करेंगे क्या। सावित्री जी ने पहली बार अपनी ममता के पल्लू को मजबूती से बांधा और शांत स्वर में कहा, बेटा जब तूने हमें अपने कमरे में कैद रहने को कहा था तब तुझे अपने बेटे की फिक्र नहीं हुई कि वह अपने दादा दादी से क्या सीखेगा। जब तूने बाबूजी को बोझ कहा तब तूने अपनी परवरिश याद नहीं आई। अब तू घर से बाहर जाएगा तभी तुझे पता चलेगा कि छत की कीमत क्या होती है। 15वें दिन विकास और कविता को अपना सामान बांधना पड़ा। कविता अब भी बुदबुदा रहे थे, देख लेना 2 दिन में घुटने दर्द करेंगे और काम वाली भाग जाएगी, तब हमें ही फ़ोन करेंगे। रामशरण जी ने दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, चिंता मत करो बहू, घुटनों के दर्द से ज़्यादा तकलीफ़ उस दिल के दर्द में थी जो तुम दोनों रोज़ देते थे। अब कम से कम सुकून की नींद तो आएगी। विकास के जाने के बाद रामशरण जी ने घर को खाली नहीं रखा। उन्होंने अपने जैसे 2 और बुजुर्ग मित्रों को जो अकेले थे और जिनके बच्चे विदेश में थे अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। साझा खर्च, सब अपनी पेंशन का एक हिस्सा मिलाते सक्रिय जीवन। उन्होंने घर के बगीचे में सब्जियां उगानी शुरू कर दी। खुशी का ठिकाना। अब घर में बर्तनों की खटपट तिरस्कार की नहीं बल्कि एक साथ मिलकर खाना बनाने की खुशी होती थी। उधर किराए के फ्लैट में विकास और कविता की ज़िंदगी मुश्किल हो गई। ऑफिस की थकान के बाद जब घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी और भारी भरकम किराए का बोझ पड़ा तब विकास को समझ आया कि उसके बाबूजी ने किस तरह अपनी पूरी ज़िंदगी तिल तिल जलकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। एक रात जब चिराग रोते हुए बोला, पापा मुझे दादा जी के पास जाना है, यहाँ मुझे कोई कहानी नहीं सुनाता, तो विकास की आंखों में आंसू छलक पड़े। 6 महीने बाद विकास अपने माता पिता के दरवाजे पर खड़ा था। इस बार उसके हाथ में घर के कागजात नहीं बल्कि मिठाई का डिब्बा और माफ़ीनामा था। रामशरण जी ने दरवाज़ा खोला। विकास उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी, मुझे समझ आ गया कि घर ईंट पत्थरों से नहीं, आप जैसे बुजुर्गों के आशीर्वाद से चलता है। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। रामशरण जी ने उसे उठाया और धीरे से बोले, बेटा दरवाज़ा हमेशा खुला है, लेकिन एक शर्त पर। अब तुम इस घर के मालिक बनकर नहीं बल्कि उस बेटे बनकर आओगे जिसे मैंने संस्कारों की लोरी सुनाई थी। और याद रखना, यह घर अब आशीर्वाद कुटीर है। यहाँ सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरे वो दोस्त भी रहेंगे जिन्होंने मेरे अकेलेपन में साथ दिया। रामशरण जी के इस कड़े रुख ने विकास और कविता के अहंकार को पूरी तरह तोड़ दिया था। घर में वापस आने के बाद स्थितियाँ पहले जैसी नहीं रहीं, बल्कि एक नए अनुशासन ने जन्म लिया। घर में वापस आने से पहले ही हफ्ते में एक शाम चिराग दौड़कर रामशरण जी के पास आया और बोला, दादाजी मम्मी कह रही हैं कि आज मेरा होमवर्क आप करा देना, उन्हें किटी पार्टी में जाना है। रामशरण जी ने चश्मा ठीक करते हुए शांति से कहा, बेटा अपनी मम्मी से कहो कि आज दादाजी अपने मित्रों के साथ सत्संग और योग शिविर की योजना बना रहे हैं। होमवर्क करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और उसे चेक करना तुम्हारी मम्मी की।
दादाजी अब सिर्फ दादाजी हैं, फ्री के ट्यूटर या आया नहीं। जब कविता ने यह सुना तो उसे एहसास हुआ कि अब वह अपनी जिम्मेदारियां सासू माँ या ससुर जी पर थोप नहीं सकती। रामशरण जी ने स्पष्ट कर दिया था कि मदद मांगना और हक जमाना दो अलग बातें हैं। कुछ महीनों बाद कड़ाके की ठंड के कारण रामशरण जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार था। विकास घबरा गया और रात भर उनके सिर पर ठंडी पट्टियां रखता रहा। कविता भी रसोई में उनके लिए दलिया और काढ़ा बनाने में जुटी रही। सुबह जब रामशरण जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि विकास उनके पैरों के पास सोया हुआ है। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। विकास जाग गया और बोला, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस रात जब मैंने आपसे कहा था कि आपकी दवाइयों का खर्च मैं उठा रहा हूँ, वह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आज समझ आया कि दवाइयाँ तो पैसों से आती हैं, लेकिन दुआएं और अपनों का साथ सिर्फ प्रेम से मिलता है। रामशरण जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक एक पिता अपने बेटे को सुधारने के लिए कड़ा नहीं होता, तब तक बेटा पुरुष तो बन जाता है पर इंसान नहीं बन पाता। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा वापस आ गया। रामशरण जी ने अपने घर के एक हिस्से में संस्कार केंद्र खोल दिया, जहां मोहल्ले के बच्चे आते और वे उनके नैतिक कहानियां सुनाते। उनके दोस्त भी इस काम में जुटे रहे। अब उस घर से बर्तनों की खटपट की नहीं बल्कि ठहाकों और भजनों की आवाज़ आती थी। कविता अब अपनी सहेलियों के सामने यह नहीं कहती थी कि सास ससुर बोझ हैं, बल्कि गर्व से कहते थे कि मेरे घर की नींव मेरे बाबूजी हैं, जिनके कारण आज हम एक साथ हैं। समय पंख लगाकर उड़ गया। रामशरण जी अब 80 वर्ष के हो चुके थे। अब वे पहले की तरह फुर्तीले नहीं थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व और भी निखर गया था। घर में अब विकास और कविता उनके कहने से पहले उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। एक दिन विकास के दफ्तर में उसके एक सहकर्मी ने पूछा, विकास, तुम अपने माता पिता को साथ क्यों रखते हो? आजकल तो सब अलग रहते हैं, शांति रहती है। विकास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्त, शांति घर खाली रखने से नहीं बल्कि घर में बड़ों के आशीर्वाद से आती है। एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि जिस पेड़ की जड़ें काट दी जाती हैं, वह पेड़ फल तो क्या छाया देने लायक भी नहीं बचता। एक शाम रामशरण जी ने पूरे परिवार को बुलाया। वकील साहब भी साथ थे। विकास और कविता के मन में हलचल थी कि शायद बाबूजी घर किसी ट्रस्ट को दे रहे हैं। रामशरण जी बोले, आज मैंने अपनी वसीयत पूरी कर दी है। मेरी पेंशन का बचा हुआ हिस्सा और यह घर मेरे बाद विकास और चिराग का होगा। विकास की आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी, हमें यह सब नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए। रामशरण जी ने हाथ उठाकर उसे रोका। पूरी बात सुनो बेटा, यह घर तुम्हारा तभी होगा जब तुम और कविता अगले 5 साल तक हर महीने पास के वृद्धाश्रम में जाकर 2 दिन सेवा करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम कभी न भूलो कि जो छत तुम्हें मिली है वह कितनों को नसीब नहीं होती। और हाँ, चिराग के बच्चों को भी तुम वही कहानियाँ सुनाओगे जो मैंने तुम्हें सुनाई थी। कुछ महीनों बाद एक सुहानी सुबह रामशरण जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे। हाथ में गीता थी और चेहरे पर एक असीम शांति। सावित्री जी उनके लिए चाय लेकर आईं, लेकिन रामशरण जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे अपनी जीवन यात्रा पूरी कर चुके थे।
एक विजेता की तरह, जिसने न केवल अपना घर बचाया बल्कि अपनी अगली पीढ़ी के संस्कार भी बचा लिए। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। हर कोई कह रहा था, त्रिपाठी जी जैसा खुददार इंसान नहीं देखा। आज भी उस बंगले की नेम प्लेट पर राम शरण जी का नाम चमक रहा है। विकास ने घर का नाम नहीं बदला। हर रविवार वह और कविता वृद्धाश्रम जाते। चिराग अब बड़ा हो गया है और जब भी कोई उससे पूछता कि उसका आदर्श कौन है तो वह गर्व से कहता है, मेरे दादाजी। चिराग अब एक कॉलेज जाने वाला युवक बन चुका था। एक दिन उसके कुछ दोस्तों ने मजाक में कहा, चिराग, तेरे दादाजी ने वसीयत में कितनी अजीब शर्त रखी है कि तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को वृद्धाश्रम में सेवा करनी पड़ेगी। यह तो एक तरह की सजा हुई ना। चिराग ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, नहीं यार, यह सजा नहीं, यह इंसानियत का लाइसेंस है। मेरे दादाजी ने हमें सिर्फ संपत्ति नहीं दी बल्कि यह सुनिश्चित किया कि हम संपत्ति पाकर अहंकारी न बन जाएं। वसीयत की शर्त के अनुसार विकास और कविता हर महीने वृद्धाश्रम जाने लगे। शुरुआत में कविता को यह सब दिखावा लगता था, लेकिन एक दिन वहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसी बुजुर्ग महिला से हुई जिसे उसके बेटे ने धोखे से वहाँ छोड़ दिया था। वह महिला बिल्कुल वैसी ही बातें कर रही थी जैसी कविता कभी आशा जी या राम शरण जी से करती थी। वह महिला रोते हुए बोली, मैंने अपने बेटे को सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास सिवाय इन झुर्रियों के कुछ नहीं बचा। यह सुनकर कविता का कलेजा मुंह को आ गया। उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। कैसे उसने अम्मा जी के पराठे जला देने पर हंगामा किया था, कैसे उसने उन्हें खंडहर कहा था। उसे एहसास हुआ कि आज वह अगर सम्मान से अपने घर में रह रही है तो वह केवल राम शरण जी के उस कठोर फैसले की वजह से है। अगर उस दिन उन्होंने उसे घर से न निकाला होता तो आज वह भी शायद इसी वृद्धाश्रम की किसी बेंच पर अपनी बारी का इंतजार कर रही होती। उस दिन घर लौटकर कविता ने सबसे पहले सावित्री जी के पैर पकड़े और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कितनी अंधी हो गई थी। बाबूजी ने हमें घर से निकालकर हम पर सजा नहीं दी थी बल्कि हमें नरक में जाने से बचाया था। सावित्री जी ने उसे गले लगा लिया। घर की कड़वाहट अब पूरी तरह मिठास में बदल चुकी थी। चिराग की शादी का समय आया। विकास और कविता ने फैसला किया कि शादी का पहला कार्ड वे उसी वृद्धाश्रम में देंगे और वहाँ के सभी बुजुर्गों को सम्मान समारोह में बुलाएंगे। शादी के मंडप में राम शरण जी की तस्वीर के सामने एक दिया जल रहा था। विकास ने चिराग के कान में कहा, बेटा, आज दादाजी बहुत खुश होंगे। हमने न सिर्फ उनकी वसीयत पूरी की बल्कि उनके संस्कारों को भी जीवित रखा। चिराग की शादी के कुछ साल बीत चुके थे। अब घर में एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। विकास और कविता अब दादा दादी बन चुके थे, लेकिन इस बार इस घर की कहानी पहले जैसी नहीं थी। कविता अब अपनी बहू सलोनी के साथ वैसे ही रहती थी जैसे एक माँ अपनी बेटी के साथ रहती है। एक दिन रसोई में सलोनी से कांच का एक महंगा बर्तन टूट गया। सलोनी घबरा गई। उसे लगा कि शायद अब डांट पड़ेगी। तभी कविता वहां आई और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, ये तो कांच है, टूट गया सो टूट गया। बस ये ध्यान रखना कि कभी किसी का दिल और भरोसा न टूटे।
बाकी सब ठीक हो जाएगा। विकास दूर खड़ा यह देख रहा था। उसे याद आया कि कैसे एक वक्त था जब कविता एक जले हुए पराठे पर घर सिर पर उठा लेती थी। आज वही कविता प्यार की मूरत बन चुकी थी। यह राम शरण जी के उस कठोर त्याग का ही असर था। चिराग को अब समझ आया कि दादाजी ने वसीयत में एक बंद लिफाफा छोड़ा था, जिसे पर पोते के जन्म पर खोलने को कहा गया था। चिराग ने वह लिफाफा खोला। उसमें कोई संपत्ति के कागज नहीं थे, बल्कि एक छोटा सा पत्र और एक पुरानी चाबी थी। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे चिराग, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि हमारे परिवार की बेल आगे बढ़ चुकी है। इस लिफाफे के साथ जो चाबी है वह शहर के पुराने पुस्तकालय के एक लॉकर की है। वहाँ मैंने तुम्हारे पिता के बचपन की कुछ गलतियाँ और मेरी कुछ डायरियाँ रखी हैं। उन्हें पढ़ना ताकि तुम याद रखो कि इंसान को अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। संपत्ति खत्म हो सकती है, लेकिन संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। राम शरण जी के घर आदर्श कुटीर का प्रभाव अब सिर्फ उस घर तक सीमित नहीं रहा। मोहल्ले के अन्य लोग जो अपने बुजुर्गों को बोझ समझते थे, अब विकास और कविता के बदलाव को देखकर प्रेरणा लेने लगे। वृद्धाश्रम जहाँ विकास और कविता सेवा करने जाते थे, अब वहाँ वे सिर्फ स्वयं सेवक नहीं थे, बल्कि वहाँ के बुजुर्ग उन्हें अपना बेटा बहू मानने लगे थे। विकास ने वहाँ एक कौशल केंद्र खोला, जहाँ बुजुर्ग अपनी कला और अनुभव नई पीढ़ी को सिखाते थे। एक शाम पूरा परिवार छत पर बैठा था। छोटा बच्चा चिराग की गोद में था। आसमान में चमकते तारों को देखते हुए चिराग ने कहा, पापा, दादाजी हमेशा कहते थे कि इंसान का कद उसके पैसों से नहीं, उसके चरित्र से नापा जाता है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि वे हमारे बीच न होकर भी हमारे हर फैसले में मौजूद हैं। सावित्री जी, जो अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, शांति से कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने अपनी आँखों के सामने उस नरक को स्वर्ग में बदलते देखा था। उन्होंने मन ही मन राम शरण जी को याद किया और कहा, आपने अपना वादा निभाया, हमारा घर बिखरने से बच गया। दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।